हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और आज एक इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे। आज बात करेंगे कार्डियक पेन के इवैल्यूएशन के बारे में। बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: मेजर हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक और स्टेबल चेस्ट पेन, यानी ब्लॉकेजेस का रिलेटेड पेन कैसा होता है, कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम नॉन कार्डियक पेन या मस्कुलर पेन या एसिडिटी रिलेटेड पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमें क्वेरीज भेजते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमें आंसर्स पूछते हैं, वो इसी रिगार्ड्स में रहता है कि मुझे इस तरह का पेन हुआ तो वो हार्ट रिलेटेड है या नहीं, मुझे सडन घबराहट पसीना हुआ तो वो हार्ट अटैक है या नहीं, मुझे चलने में सांस फूलती है तो वो ब्लॉकेज हो सकता है या नहीं। तो यही कॉमन कन्फ्यूजन्स होते हैं जिस बारे में आज बेसिकली बात करेंगे। हमने ऑलरेडी चेस्ट पेन इवैल्यूएशन के बारे में, एसिडिटी और हार्ट रिलेटेड पेन में डिफरेंस के बारे में सेपरेट वीडियोज़ किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज बेसिकली स्ट्रेस करेंगे खाली हार्ट रिलेटेड पेन कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे नॉन कार्डियक पेन के से। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी क्लिनिकल जजमेंट 100% परफेक्ट या एब्सोल्यूट नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ होती है जिसमें मिस होने का या गलतियां होने का चांस सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई जादू का टोटका दे देना है कि जिसको आप एक मंत्र फॉलो करेंगे और पता चल जाए कि हार्ट का है या नहीं। क्लिनिकल जजमेंट इवन कार्डियोलॉजिस्ट का भी काफ़ी बार गलत हो सकता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन बने ही इसलिए है। इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ही क्या है? अगर सब कुछ आपको अगर जजमेंट से ही पता चल जाए। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि लोग नाड़ी देखकर बीमारियों का बता देते थे और पल्स देख के सब समझ जाते थे, पर ये सब चीज़ों कहीं सी नहीं बातें। इन सब चीज़ों की बहुत प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। अगर आप बेसिक सिर्फ क्लिनिकल इवैल्यूएशन करोगे या पेशेंट की सिर्फ हिस्ट्री सुनोगे या पेशेंट को खाली पल्स देखोगे या ईसीजी या ऑस्कल्टेट करोगे बिना इन्वेस्टिगेशन के। अब ऑब्वियसली हार्ट अटैक है तो उसको कंफर्म करने के लिए तो ईसीजी लगेगा। आप कितना भी ऑस्कल्टेट कर लो, आप कितना भी हिस्ट्री सुन लो या कितना भी ईसीजी कितना भी पल्स देख लो, आपको वो तो नहीं पता चलेगा। तो हर चीज़ की अपनी एक प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, हर चीज़ की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है तो हम हिस्ट्री को भूल जाएं, या ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है तो हम ऑस्कल्टेशन को भूल जाएं या पेशेंट का बेसिक क्लिनिकल इवैल्यूएशन को भूल जाएं। तो हर चीज़ की अपनी एक पर्सनल वैल्यूज़ रहती हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि व्यक्ति की जो हिस्ट्री है उसमें हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर कितना अग्रेसिवली करना है। जिन लोग में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं या प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है या सिम्टम्स टिपिकल लगते हैं, उसमें हम उनको एंजियोग्राफी भी करने को बोलते हैं। और जिसमें लगता है कि यार बहुत ही कम चांस है इसमें प्रॉब्लम होने का, ये 99% ये नॉन कार्डियक ही लग रहा है, वहाँ पे हम उनको सिर्फ बेसिक ईसीजी या ट्रेडमिल करने को देखते हैं। बहुत यंग पेशेंट हो तो ट्रेडमिल भी नहीं कराते। अगर मिडिल एज का पेशेंट हो जिसमें एक आध कोई रिस्क फैक्टर हो, पेन में थोड़ा बहुत रूल आउट करने जैसा हो या सांस वास फूलने का भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ ट्रेडमिल इको करते हैं। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बेसिक एक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आज उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें हार्ट का पेन और नॉन कार्डियक पेन में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा। ज़्यादातर लोगों के क्वेरीज कमेंट्स जो आ रहे हैं वो इससे ही रिलेटेड आ रहे हैं, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके अपने चैनल स्टार्ट किया है, उसे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंटरनेशनल व्यूअर्स भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सेम कंटेंट उन्हें इंग्लिश भाषा में मिल जाए। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है, ब्लॉकेज का पेन कैसा होता है, कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करें मस्कुलर पेन से या दूसरे नॉन कार्डियक पेन से। डिफ्रेंशिएशन हर एक पेन से करना अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, इसलिए इसको सारे चीज़ों के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, नहीं तो सारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेसिक असेसमेंट देने का कि हार्ट का पेन कैसा होता है और हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है। पहले स्टार्ट करेंगे हार्ट अटैक के पेन से। हार्ट अटैक का पेन बेसिकली हम बात करेंगे अगर किसी को हार्ट अटैक कब होता है, जब नली 100% बंद हो जाए। वैसे पेशेंट को बैठे बैठे भी पेन होगा। ब्लॉकेज वाले पेन और हार्ट अटैक वाले पेन में ये डिफरेंस है। ब्लॉकेज वाले पेन में व्यक्ति को ज़्यादातर केस में चलने फिरने में सांस फूलेगी, चलने में घबराहट होगा, चलने में छाती में दर्द होगा। ब्लॉकेज जब हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, नली 100% बंद हो जाती है, तो ये पेन रेस्टिंग पे होने लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको हार्ट अटैक हो उसी को रेस्टिंग पेन हो।
लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा माना जाता है कि अगर नली 100% जब तक बंद नहीं होती, थोड़ा बहुत भी ब्लड सप्लाई जा रहा है, तब तक उतना रेस्टिंग में पेन नहीं होता। क्योंकि अगर 90-95% भी ब्लॉकेज होता है तो 2-5% भी अगर ब्लड अंदर जा रहा है तो टिश्यू सड़ना चालू नहीं होता। टिश्यू जब डैमेज होना चालू होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनना चालू होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज जाता है कि वहाँ पेन हो रहा है। तो अगर 95% भी ब्लॉकेज हो तो एटलीस्ट व्यक्ति को बैठे बैठे में काम चलता रहे, इतना ब्लड मिलता रहता है मोस्ट केसेस में। अगर मल्टीपल नलियों के ब्लॉकेजेस हो, बाकी नलियों की भी हालत ख़राब है, तो हो सकता है रेस्टिंग में भी पेन हो। पर ज़्यादातर प्रैक्टिकली आप मान सकते हैं कि 90 या 95% लेवल तक व्यक्ति का काम चलता रहता है। नॉर्मल लाइफ नहीं चलती, काम चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। वैसा वाला मामला कि अगर आपकी रोटी की रिक्वायरमेंट 10 है और मैंने आपको 1 रोटी दिया तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ नहीं मेंटेन रहेगी, आप स्टेबल नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, लेकिन हाँ ज़िंदा रहोगे। तो वैसा वाला हाल है कि थोड़ा बहुत सप्लाई काम चलता रहता है। तो पेन अगर रेस्टिंग में हो रहा है तो वो हार्ट अटैक को इंडिकेट करेगा। नॉन कार्डियक पेन में भी रेस्टिंग में होता है, पर मेजर हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें पेन में टिपिकल ये फीचर होगा कि ये 5 मिनट से लेके 30 मिनट, या अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक लास्ट करेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सब 5 सेकंड के लिए पेन हुआ या 5 दिन से पेन हो रहा है। ये दोनों ही पेन हार्ट रिलेटेड होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि हार्ट पेन का एक टिपिकल ड्यूरेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन और विड्रॉल फेज ऐसा टाइप रहता है कि चालू 5-7 मिनट में होगा, चलेगा आधा 1 घंटा और फिर धीरे धीरे करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद सबसाइड करेगा। कुछ में 5 से 6 घंटे भी चल सकता है अगर मैसिव हार्ट अटैक और ट्रीटमेंट ना मिले तो। पर कंटिन्यू कई दिन तक चलता रहेगा, वो भी हार्ट के पेन के लिए अनलाइकली है। और कुछ सेकंड्स के लिए 15-20 सेकंड्स के लिए पेन और फिर चला जाए, वो भी हार्ट पेन के लिए अनलाइकली है। नेक्स्ट इसमें ये है, ये पेन जो है जलन भी हो सकती है। ज़्यादातर ये पेन में व्यक्ति को सेंस ऑफ सफोकेशन होगा कि बहुत तेज़ दम घुट रहा है, वैसा वाला सेंसेशन होगा। अगर आपको छाती में भारीपन लग रहा है, दम घुट रहा है, गला कोई दबा रहा है, वैसा सेंसेशन लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको हार्ट के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ये पेन हार्ट के पेन को ज़्यादा पॉइंट करेगा, उसकी तरफ इंडिकेट करेगा। सफोकेशन का वो सेंसेशन थोड़ा हार्ट के लिए ज़रूरी है। पैनिक अटैक में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पैनिक अटैक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो करेंगे। पैनिक अटैक में भी ऐसा सेंस ऑफ घबराहट और डर लगना या दम घुट रहा है वैसी फीलिंग हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक के लिए ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट इवैल्यूएट तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि छाती में जलन भी हो सकती है। छाती में जलन हो रही है तो आपको एसिडिटी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एसिडिटी में अगर छाती में जलन हो रही है तो ज़्यादातर फूड से रिलेटेड होगा, तो उसमें चलने फिरने पर कोई जलन बढ़ेगी नहीं। पर हार्ट के पेन में चलने फिरने पर जलन बढ़ेगी, सांस फूलेगी, घबराहट होगा, पसीना होगा, पेन बाएं हाथ की तरफ जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेन बाएं हाथ को ही जाए, गले से लेकर तक, नाभि तक, दोनों शोल्डर, पीठ में, कहीं पे भी हार्ट का पेन हो सकता है। रेयर केस में इवन सर में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, पर यूजली नाभि के नीचे नहीं जाता, क्योंकि हार्ट के पेन का जो डर्मेटोम जो है, यानी कि ब्रेन में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक नर्व फाइबर सेपरेट नहीं होता, ब्रेन एरियाज में डिवाइड करके चलता है पूरे बॉडी को, कि ये एरिया के लिए ये नर्व फाइबर, वो एरिया के लिए वो नर्व फाइबर। उस एरिया में अगर कोई भी नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो, चाहे वो हार्ट की वजह से हो, चाहे इसोफेगस की वजह से हो या पेट की वजह से हो, ब्रेन को मैसेज जाता है कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे चेक कर लो। तो ब्रेन के लिए हर जगह का जो नर्व फाइबर है वो सेपरेट नहीं है, इसलिए ब्रेन को अगर हार्ट अटैक हो तो गले से लेकर नाभि तक और दोनों शोल्डर में या पीठ में कहीं पे भी पेन हो सकता है। आइसोलेटेड अगर राइट साइड का पेन हो रहा है तो वो हार्ट का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो भी हार्ट का हो सकता है, उसको इवैल्यूएट आपको करना पड़ेगा। बस ये है कि बाकी फीचर्स कैसे हैं वो सब चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा, कि सांस फूल रही है कि नहीं, घबराहट हो रहा है कि नहीं, पसीना हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। पसीना की अगर हम बात करें तो पसीना अगर माथे पे 2 बूंद पसीना है तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हार्ट अटैक के पेशेंट में जो पसीना आता है उसमें पूरे कपड़े भीग जाते हैं, इतने भीग जाते हैं बिना कारण के, कि गर्मी नहीं है, एसी चल रहा है, फिर भी आदमी को तेज़ पसीना आ रहा है बैठे बैठे में, तो या चलने फिरने में, तो वो हार्ट के लिए पॉइंट करेगा। हालांकि ये श्योर शॉर्ट क्राइटेरिया नहीं, वन ऑफ द फीचर्स है। थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद सांस फूलना, बैठे बैठे में भी सांस फूलेगा, ज़रा भी व्यक्ति चलेगा फिरेगा तो सांस फूलना बढ़ जाएगा, बैठे में थोड़ा रेस्ट करेगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। ये सब टिपिकल फीचर्स है जो हार्ट को पेन को सजेस्ट करता है, हार्ट अटैक के पेन को सजेस्ट करता है। हार्ट अटैक एक तरह से
स्टेबल एंजाइना का एक एडवांस वर्जन है कि स्टेबल एंजाइना में ये सारी चीज़ें चलने फिरने पे होती है, हार्ट अटैक में वो सारी चीज़ें बैठे बैठे पर होना चालू हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ हो जाती है। ब्लॉकेज वाले पेशेंट को जब तक 80-90% जैसा ब्लॉकेज है, उसको चलने फिरने में ज़रूर सिम्टम्स होगा, लेकिन बैठे बैठे में उसको उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन हार्ट अटैक में वो सिम्टम्स साथ में होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा किसी किसी को धड़कन बढ़े, वैसा भी फीलिंग्स हो सकती है, चक्कर आए, कमज़ोरी हो, लूज मोशन हो, वॉमिटिंग वगैरह हो, बेहोश हो जाए, ये सारे फीचर्स भी हार्ट की तरफ अटैक पॉइंट करते हैं। 15 to 20% पेशेंट्स, खासकर एल्डरली पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट और फीमेल्स में पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसा मान के नहीं बैठना है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो वो हार्ट का पेन नहीं हो रहा है तो हार्ट का नहीं हो सकता। हार्ट के हर पेशेंट में पेन होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 10 to 15% ऑफ द टाइम्स वो हार्ट अटैक कंप्लीटली पेनलेस भी हो सकता है। तो इसलिए जो सिम्टम्स हैं उसको आपको इकट्ठा करके देखना है कि आपको हार्ट अटैक होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स की मैंने बात की, जैसे पेन है, घबराहट है, पसीना है, चक्कर है, कमज़ोरी है, वॉमिटिंग है, सांस फूलना है, पसीना आना है, बाएं हाथ की तरफ पेन का जाना है, ये सारे फीचर्स जो है, जिसमें जितने फीचर्स आपको मिलते जाए उतना हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाती है। पर इसमें कोई भी ऐसा सिंगल फीचर नहीं है कि जिसको बोल के हाँ बोलोगे हाँ ये है तो मतलब हार्ट अटैक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ में कोई टिपिकल पैटर्न मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो कई लोग को हमें हार्ट अटैक के दौरान समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि सडन सिवियर घबराहट, पसीना होगा, छाती में दर्द होगा तो ही हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक में 20% 30% ऑफ द केसेस में ज़्यादा मिलता है। 60 to 70% केसेस में थोड़ा बहुत पेन होता है, थोड़ा घबराहट होती है, 2-4 घंटे के लिए पेन रहता है या कुछ मिनटों के लिए पेन होकर अपने आप शांत हो जाता है। वैसे फीचर्स मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। टिपिकल पेन जिसमें आपको बिल्कुल जो फिल्मी कॉन्सेप्ट है कि सडन घबराहट होगा, पसीना होगा, छाती में दर्द होने लगेगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, इस तरह का जो टिपिकल फीचर्स हैं वो मैक्सिमम 15-20% केसेस में मिलता है। ज़्यादातर केस में एटिपिकल प्रेजेंटेशन होना ज़्यादा चांसेस हैं। हार्ट अटैक का पेन ज़्यादातर, जैसा कि मैंने कहा, 5 मिनट से लेके, अगर मेजर हार्ट अटैक है तो 3-4 घंटे तक रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का पेन है तो कई घंटे और कई दिन तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट आके बोलते साहब हार्ट अटैक है तो दर्द क्यों नहीं हो रहा, 6 घंटे हो गए अभी तक पेशेंट को तो आधा घंटा दर्द हुआ, तो इनको दर्द अभी क्यों नहीं हो रहा। हार्ट अटैक है तो दर्द तो होते रहना चाहिए। तो हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को ज़िंदगी भर दर्द होता रहेगा। हार्ट अटैक का मतलब ये कि कुछ घंटे जब तक वो लैक्टिक एसिड बन रहा है तब तक दर्द होगा। उसके बाद क्या होता है कि या तो टिश्यू इतना सड़ चुका होता है कि लैक्टिक एसिड बनाने वाले सेल ही मर जाते हैं, या टिश्यू में थोड़ा बहुत कोलैटरल सप्लाई आना चालू हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड ड्रेन आउट होना चालू हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक खत्म हो गया उसका ये मतलब नहीं है। पेन हार्ट अटैक का एक फीचर है, पर वो ओनली फीचर है हार्ट अटैक का, ऐसा नहीं है। 2-4 घंटे 6 घंटे के बाद जब बॉडी एडजस्टेड हो जाती है, उसके साथ लैक्टिक एसिड का ब्रेन को मैसेज जाना बंद हो जाता है, तो वो पेन कुछ घंटे के बाद अपने आप चला जाएगा। मैक्सिमम भी अगर किसी हार्ट अटैक में पेन होगा तो 6-7 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा यूजली नहीं होता है। तो इसलिए ये मान के चलना कि साहब 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, अभी पेन कैसे चला गया, पेन तो जाएगा ही नहीं, जब नली खुली नहीं तो पेन कैसे चला गया, तो ऐसी बातें बेवकूफ़ाना होती है, इसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि पेन होना नहीं होना ऑब्वियसली नली के बंद होने पर डिपेंड तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की नली बंद है और डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया तो सारी ज़िंदगी पेन होता रहेगा, कंटिन्यूस पेन होता रहेगा, वैसा नहीं है। थोड़े टाइम के बाद वो पेन अपने आप चला जाता है, बॉडी के कुछ एडजस्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अटैक चला गया, उसका मतलब ये नहीं है कि नली खुल गई, उसका मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स है जिससे पेन थोड़े टाइम के बाद कम हो जाता है। जैसे आपने सिंपल एग्जांपल देखा होगा, अगर आपको सुई लग जाए या आपको कोई चोट लग जाए, थोड़ी देर तक आपको पेन होता है, लेकिन कुछ घंटे के बाद भले घाव वहीं पर रहेगा, पेन आपको कई हफ्तों तक, महीनों तक रहेगा। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको हफ्तों महीनों तक पेन नहीं चलता है। आपको घाव भरने में भले कई हफ्ते महीने लग जाए, लेकिन पेन आपको कुछ घंटे रहेगा, उसके बाद थोड़ा रह के थोड़ा बहुत कभी कभार पेन हो सकता है, या आप उस चीज़ को टच करने जाएंगे तो पेन होगा। लेकिन पेन आप उसको कुछ नहीं छेड़ोगे, पट्टी मार के घाव को बंद कर दोगे तो कंटिन्यूस कई दिनों तक, हफ्तों तक पेन होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो भी पेन है वो थोड़ी देर तक रहता है और उसके बाद अलग अलग जितना इंटेंसिटी का स्टिमुलस है उस पर डिपेंड करता है, कुछ मिनट तक भी रह सकता है, कुछ घंटे तक भी रह सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ लॉन्ग चलेगा या जब तक घाव नहीं भरेगा तब तक पेन होता रहेगा, ये बेवकूफ़ी भरी बात है। इस पेन में लोगों को घबराहट, बेचैनी होती है, लेकिन एंग्जाइटी न्यूरोसिस या पैनिक अटैक से इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि पैनिक अटैक वगैरह में कोई पेन ज़्यादा नहीं होता, घबराहट होगी, पसीना आएगा, बेचैनी होगी, लेकिन पेशेंट को कोई सांस नहीं फूलेगी,
कोई दर्द नहीं होगा, चक्कर कमजोरी नहीं होगा और टिपिकल हार्ट अटैक के बाकी जो फीचर्स है वो नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत घबराहट और पसीने वाले फीचर्स आ सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में इनको अर्ली डायग्नोसिस करना असेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है, इसलिए इसको समझना समझाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, स्टेबल एंजाइना यानी ब्लॉकेज के पेशेंट्स पर बात करेंगे। ब्लॉकेज के पेशेंट में चलने फिरने पर पेन होगा, बैठे बैठे यूजली पेन अगर होता है तो हार्ट अटैक के पेशेंट में ही होता है। बैठे बैठे पेन यूजली ब्लॉकेज में नहीं होता, जब तक वो ब्लॉकेज 95 या 100% तक आसपास नहीं पहुंच जाए तब तक यूजली कम चांस है कि पेशेंट को रेस्टिंग में एंजाइना हो। रेस्टिंग एंजाइना मतलब क्लास 4 एंजाइना की कैटेगरी में आता है, तो वो तभी होता है जब मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो और सारे ही बहुत ख़राब हो, कोई कोलैटरल सप्लाई ना आ रहा हो, तभी इतना पेन होता है। पर अदरवाइज चलने फिरने में सांस फूलना, चलने में घबराहट होना, चलने में छाती में भारीपन लगना, जिसमें बैठने पर व्यक्ति को आराम मिल जाए और वो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली जिसे सॉर्बिट्रेट या नाइट्रेट बोलते हैं उससे भी रिलीफ मिल जाना, ये भी हार्ट के पेन की तरफ पॉइंट करता है। ये 3-4 टिपिकल फीचर्स हैं जो अगर किसी व्यक्ति में रहे तो उसके में ज़्यादातर माना जाता है कि हार्ट का पेन है। वैसे ही चलने में धड़कन बढ़ जाना, चलने में सांस फूलना, छाती में जलन होना चलने पर, ये ज़्यादातर स्टेबल ब्लॉकेज की तरफ इंडिकेट करते हैं और ऐसे लोग को डिटेल में इवैल्यूएशन करना चाहिए। एक टिपिकल फीचर ये भी होता है कि किसी किसी को खाने पीने के बाद छाती में दर्द होता है, जिसे पोस्ट प्रांडियल एंजाइना बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खाने पीने के बाद जो बॉडी का पूरा ब्लड सप्लाई है वो इंटेस्टाइन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स में खाना पचाने के लिए ज़्यादा ब्लड लगता है, तो उस समय हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और व्यक्ति को अगर उस समय चलना फिरना करे तो दर्द ज़्यादा होता है। तो ये भी हार्ट की नली का ब्लॉकेज का टिपिकल फिनोमिना है। एक होता है सेकेंड विंड फिनोमिना, उसका बेसिकली मतलब ये है कि व्यक्ति जब थोड़ा चलता फिरता है तो उसको शुरुआत में पेन होगा, उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब वो नेक्स्ट फेज में चलना चालू करेगा तो वो कितना भी चल सकता है, वो ज़्यादा देर भी चल सकता है। उसे इस्केमिक प्री कंडीशनिंग फिनोमिना बोलते हैं और इसकी वजह से अगर ऐसा किसी को भी है तो डेफिनेटली उसको हार्ट का इवैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चलने के बाद थोड़े नेचुरल कोलैटरल्स खुल जाते हैं तो व्यक्ति का एफर्ट टॉलरेंस तो ज़रूर बढ़ जाता है, पर ऐसा पेशेंट को ज़रूर हार्ट की नली में ब्लॉकेज होने का चांस है और उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इसे सेकेंड विंड फिनोमिना बोलते हैं। मस्कुलर पेन से इसे डिफ्रेंशिएट करने में यह है कि मस्कुलर पेन जरूर छाती में होगा, पर कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करने में या गर्दन घुमाने में या हाथ पांव हिलाने में ज़्यादा पेन होगा। हार्ट का पेन का यूजली मोबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। आप चल फिर रहे हो या मेहनत का काम कर रहे हो तो सांस फूलेगी, घबराहट होगा तो पेन होगा, लेकिन आप सिर्फ हाथ का हिलाने का काम अगर कर रहे हो या मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हो या टच कर रहे हो तो पेन नहीं बढ़ेगा। वैसा पेन हो अगर बढ़ रहा है तो फिर मस्कुलर होने के ही चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। ऐसे व्यक्ति को चलने फिरने में, सांस फूलने वगैरह के सिम्टम्स और चलने में धड़कन बढ़ जाने के फीचर्स ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो उसे डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए और अगर उसमें प्रॉब्लम आपको लग रही है इवैल्यूएशन में तो उसे कंफर्म करके आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा एक अनस्टेबल एंजाइना का होता है। अनस्टेबल एंजाइना में बेसिकली होता है कि ये ब्लॉकेज जब एक सिवियरिटी से बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाए, यानी 60-70%, 80% के लेवल से बढ़ के 95% तक पहुँच जाए या 90% तक पहुँच जाए, उस लेवल पे व्यक्ति को क्या है, थोड़ा भी चलने में सांस फूलने लगती है और सिम्टम्स डिटोरिएट होने लगते हैं। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि पिछले 3 महीने में पेशेंट की सिम्टम कंडीशन में सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन अगर हुआ हो तो उसे अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। यानी पेशेंट हमको आके टिपिकल ही हिस्ट्री देगा कि पिछले 3 महीने में या पिछले 15-20 दिनों में मेरी चलने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, सांस फूलने लगी है, थोड़ा भी चलता हूँ तो हाफ फूलने होने लगती है, छाती में भारीपन लगता है चलने पर और घबराहट पसीना वगैरह होता है। तो ये टिपिकल फीचर्स अगर कोई बोल रहा है विदिन लास्ट 3 मंथ्स अगर वर्सनिंग हुई है तो वो अनस्टेबल एंजाइना की कैटेगरी में आता है। ये स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना का डिफरेंस समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग वो करेज और इस्कीमिया ट्रायल की बात करते हैं। ये करेज और इस्कीमिया ट्रायल सब स्टेबल एंजाइना के ट्रायल्स हैं। ये ट्रायल्स कोई भी हार्ट अटैक के पेशेंट में या अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में नहीं किए हुए हैं। यानी कि जहाँ 60-70% का ब्लॉकेज होता है वहाँ अब पेशेंट को दवा पर चला सकते हो, लेकिन जहाँ ब्लॉकेज 90-95% के लेवल पर चला जाता है या जहाँ हार्ट अटैक आ जाता है वहाँ दवा पर नहीं चला सकते। ये करेज और इस्कीमिया ट्रायल में लोग बोलते हैं कि उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक आर्म को उन्होंने सिर्फ दवा पर रखा और एक आर्म को उन्होंने एंजियोप्लास्टी की, तो दोनों में रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म बराबर आए। ये सिर्फ स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट में कि जिनका 60-70-80% ब्लॉकेज है। जहाँ क्रिटिकल ब्लॉकेज है, अनस्टेबल ब्लॉकेज है, प्लाक अनस्टेबल है, प्लाक रप्चर हो चुका है
माइनर हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ पे ये स्टडीज़ एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ तो प्लास्टिक करना ही करना है। तो वो ट्रायल्स को कई लोग कोट करते हैं और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रायल्स ने ऐसा बता दिया है कि सिर्फ दवा पर रखो और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मृत्यु दर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी मान के चलिए कि वो 60-70-80% का जो ब्लॉकेज है वो भी 2-3 साल के फॉलोअप में मृत्यु नहीं होगी, ऐसी बात की जा रही है। 10 साल या 15 साल की बात नहीं कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो 60-70 का ब्लॉकेज लाइफ टाइम आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। ये ट्रायल्स की अपनी एक अवधि होती है, ये 2-4 महीने, 6 महीने या 2-4 साल तक फॉलोअप कर सकते हैं पेशेंट को। पर अगर 60-70% है तो ब्लॉकेज उसमें 90 और 100% जाने में वैसे भी 5-10 साल लगते हैं। तो उतने पीरियड में वो आपको डेफिनेटली तकलीफ दे सकता है, इसके सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। अगर आप कोई भी स्टडी को 2 या 4 साल के फॉलोअप में करोगे तो आपको उसमें वैसा डेटा नहीं मिलेगा कि 60-70% वाले पेशेंट की जान चली जाएगी, क्योंकि वो कॉमन प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम भी जानते हैं कि जो 60-70% वाले पेशेंट हैं उनको कई साल कुछ नहीं होता। जिनको 80-90-100% होता है उनको 2 महीने या 6 महीने या साल भर भी चला पाना दवा पे मुश्किल हो जाता है। तो वैसे पेशेंट तो कई हम लोग चाहते भी हैं कि तो थोड़ा टाइम पेशेंट का कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह होता है तो हम चाहते भी हैं बहुत सारे पेशेंट को कि वो दवा पर चला पाएँ, नहीं चला पाते। बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट अटैक में डिटोरिएट कर जाते हैं। तो इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द थेरेपी। उसको एंजियोप्लास्टी के बदले आप उसको यूज़ कर सकेंगे सारे हार्ट अटैक के पेशेंट में या सारे ब्लॉकेज के पेशेंट में, ये सोचना काफ़ी गलत है। लोग अपने जाती फ़ायदों के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इन ट्रायल्स को कोट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इनका डेटा देख सकते हैं। करेज और इस्कीमिया ट्रायल की ज़्यादातर बात होती है। इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा जो कि आप देख सकते हो। पर ये मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को आप कंफ्यूज मत करिए। स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये करेज इस्कीमिया ट्रायल जो है वो स्टेबल एंजाइना के ट्रायल्स है, अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक के ट्रायल्स नहीं है। अब बात करेंगे NSTMI की। NSTMI यानी माइनर हार्ट अटैक, इसमें भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अनस्टेबल एंजाइना और NSTMI में डिफरेंस ये है कि NSTMI में नली 99% या 100% जब बंद हो जाती है या थोड़ी देर के लिए बंद होकर वापस खुल जाती है, तो वैसे केस में क्या है, टिश्यू सड़ना चालू हो जाता है। जब टिश्यू सड़ता है तो सेल्स के अंदर से एंजाइम कार्डियक वाला वो बाहर निकलने लगता है, यानी कि ट्रोपोनिन एंजाइम्स पॉजिटिव आने लगते हैं, क्रिएटिनिन काइनेस MB फ्रैक्शन पॉजिटिव आने लगता है। ये एंजाइम्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। पर एक बार अगर ये एंजाइम पॉजिटिव आने लग गए तो उसका मतलब ये है कि टिश्यू सड़ना चालू हो गया। वैसे केस में आपको विदिन 24 आवर्स ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो मृत्यु दर 25-30% तक जा सकता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में और स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेबल एंजाइना में मतलब ये है कि 70-80% का ब्लॉकेज है, वहाँ पे पेशेंट कई साल भी खींच सकता है, किसी में किस्मत अच्छी हो तो 10-20 साल भी खींच दे। हार्ट अटैक का पेशेंट 24 घंटे भी खींच दे अगर बिना तकलीफ के या उसको मृत्यु ना हो तो बड़ी बात है, उसमें 30% मृत्यु का चांस रहता है। तो इसलिए हर चीज़ को और हर ब्लॉकेज को सेम मान के नहीं चलना है। हर चीज़ में कितना % ब्लॉकेज है और कैसा ब्लॉकेज है, सब चीज़ उस पर से डिसाइड होगी कि कैसा बेसिस पे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा। आज के टॉपिक पे मैंने डिस्कस बेसिकली ये करने की कोशिश की कि स्टेबल ब्लॉकेज का पेन कैसा होता है, हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है, माइनर अटैक का पेन कैसा होता है, मेजर अटैक का पेन कैसा होता है, और इनको नॉन कार्डियक पेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स पर आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, उस बारे में मैंने बात करने की कोशिश की। आई होप कि मैं थोड़ा सा डाइग्रेस तो ज़रूर किया था हमने करेज इस्कीमिया ट्रायल। बेसिकली आज के टॉपिक का उतना पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आई होप कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर उसका क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट ईजिली आपके लिए अवेलेबल रहे, ताकि आप बीमारी को समझ सकें, अपनी हेल्थ को बेटर बना सकें, गलत प्रैक्टिसेस में नहीं पड़े, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े और फ्रॉड का विक्टिम ना बने, ये हम चाहते हैं। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स क्वेरीज हैं या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताएं, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको चेस्ट पेन से रिलेटेड इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए जो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश, उसे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।